नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम तैयारी के लिए एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं पॉलिटेक्निक की। और सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो और दूसरी 2 वीडियो में डाली हैं, उस पर बहुत सारा प्यार दिखाया है। तो हम आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करते हैं जो आपने जितना सम्मान दिया हमें, ठीक है ना। अब आप लोग इस चैनल पे आ चुके हैं, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और बच्चों को शेयर करना, जिससे सभी लोगों को तैयारी का मौका मिल सके अच्छे से। और हम आपको विधिवत तैयारी कराएंगे पूरे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की, पॉलिटेक्निक की तैयारी, ठीक है। तो आपका काम क्या है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और हम आपको बहुत ही सटीक और सरल और एकदम बढ़िया तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। आपको वो पढ़ना है और अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बढ़िया तरीके से हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। अब आपका क्या काम है, आज से हम आपको फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इसे आप बहुत अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ पर्टिकुलर पढ़ते रहना है और अच्छे से रिविजन करना है, ठीक है ना। और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी के बारे में कि थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद अच्छे जब थ्योरी में पढ़ा देंगे तो साथ ही उसके साथ साथ हम आपको न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे। जो टॉपिक खत्म होगा उसी का न्यूमेरिकल। उसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सी सन में आया है। बात समझ में आ रही है। तो साथ के साथ आपका क्वेश्चन भी तैयार होता चलेगा, ठीक है। ये हो गए, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ। चलिए पॉलिटेक्निक आपकी स्टार्ट। टॉपिक का नाम आपका रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटेक्निक के लिए। ये चीज़ समझो, जरूरी ये नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जरूरी ये है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप वो चीज़ कौन सी पढ़ रहे हैं जिसमें आपको सिलेक्शन मिले, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ आप समझेंगे। आप यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा फोर्स के बारे में कि आखिर ये बल क्या होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, तो आपकी स्टार्टिंग हम करेंगे फोर्स से। कैसे स्टार्टिंग करेंगे आपकी हम? फोर्स से। तो फोर्स क्या है, फोर्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ता है, एक तरीके से सिस्टम से काम करना पड़ता है आपको, ठीक है। कैसे आप फोर्स को समझेंगे, बड़ी बात ये नहीं कि आपको फोर्स पता है कि हाँ F बराबर ma बस आप पास, नहीं। क्वेश्चन घुमा करके तरीके से पूछा जाएगा, वो आपको इसमें वीडियो में पता लगेगा पूरा, ठीक है ना। चलिए सामने देखते हैं। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं अब फोर्स। चलिए, फोर्स को पता करने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी हम देंगे। वो चीज़ आपको समझनी है कि फोर्स अगर आपको पता करना है तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। वह बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक हो, लेकिन मैं आपको जीरो से उठाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जीरो से हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे IITian बैठे होंगे पढ़ने के लिए, है ना। तो वो भी जो है पढ़ें, वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, क्लियर सामने देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जिसकी शुरुआत होगी आपकी विस्थापन से। कैसे? विस्थापन से। विस्थापन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके लिए बहुत सटीक चीज समझ लो कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ये भी है, इनके बीच की दूरी ये भी है और इनके बीच की दूरी ये भी है। यानी कि डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो 2 बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी। कौन सी? मिनिमम, यानी कि न्यूनतम दूरी। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ये है या फिर ये है? कौन सी है? ये वाली। बहुत बढ़िया सा है कि नहीं है ये वाली, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई आपकी? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? अब है तो दूरी ही, तो इसलिए विस्थापन का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है? मात्रक भी इसका होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर। बात समझ में आ रही है? अभी आप समझेंगे आगे। चलिए
तो आपने जैसा कि पढ़ा अभी विस्थापन यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। अब आप लोग जानेंगे कि वेग किसे कहते हैं, सामने समझेंगे आप लोग। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अब हमने आपको पढ़ाया वेग के बारे में, किसके बारे में पढ़ाया, वेलोसिटी के बारे में। बहुत अच्छे समझना आप। वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, वैसे तो हम नॉर्मल बता देते हैं कि किसी भी वस्तु ने एकांक समय में जितना विस्थापन किया होता है उसे हम वेग कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की, किसकी, यूनिट की, तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमने क्या बताई, मीटर बताई है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ क्या हो गई है आपकी वेलोसिटी, क्लियर। अब आप आगे पढ़ेंगे कि वेलोसिटी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ केवल पढ़ा रहे हैं हम, जिसकी आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो आप छोड़ते जाओ, जो ज़रूरत है वो पढ़ते जाओ। बात समझ आई। तो ज़रूरत वाली चीज़ ही कंपटीशन में काम करती है। आप ज़्यादा पढ़ो, बड़ी बात वो नहीं है। आप बड़ी बात यह है कि आप पढ़ क्या रहे हो, पढ़ वो रहे हो जो एग्ज़ाम में आएगा, जिसकी आने की संभावना 100% रहती है। देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो हम इसलिए दे सकते हैं ये चीज़ क्यों, मुझे इस चीज़ का अनुभव है। मैंने बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कराए हैं अपने अनुभव की दम पे, क्योंकि सफलता का कोई वो नहीं होता है कि आपने बस कह दिया कि हाँ हो गया सफल, तो ऐसे सफल हो जाए, ऐसे नहीं। एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस इज मोर टीचर कहते हैं ना, वही चीज़ होती है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो वेग समझ में आ गया। वेग किसे कहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो गई, मीटर प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं हम लोग और आगे पढ़ते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलकर आपसे पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। अब एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है वो चीज समझो। नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है कि एकांक समय में तय किए गए वेग को त्वरण कहते हैं। यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बात समझ में आ रही है, क्लियर। एक्सीलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात हम अगर करें यूनिट की, बहुत अच्छे समझना, बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की क्या यूनिट पढ़ाई थी हमने, मीटर प्रति सेकेंड। अपॉन में टाइम की क्या होती है, सेकेंड। ये चीज़ अपॉन में आएगी, इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ, यानी मीटर ऊपर रह गया, नीचे क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर रह गया। यानी कि इस चीज़ को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं, हाँ या ना। चलिए, ये तो थी थ्योरी वाली बात। अब थोड़ा समझ और लो अच्छी तरीके से क्या होता है इसे। तो त्वरण के बारे में अब आप लोग समझना शुरू करेंगे कि एक्सीलरेशन आखिर क्या होता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे हम आपको। जो तरीका इसका है, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पॉइंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पॉइंट है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कोई पिंड है आपका, कोई बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ जाती है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसे एकांक समय है, इसलिए एकांक समय है 1 सेकेंड लगा। यहाँ से लेके यहाँ तक गया 1 सेकेंड लगा। यहाँ से लेके यहाँ तक गया 1 सेकेंड लगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, जाने में उसका कोई वेग होगा कि नहीं होगा, कोई वेलोसिटी होगी कोई पिंड की। ये पिंड है आपका, कोई बॉडी है आपकी, बॉडी यहाँ से लेके वहाँ मूव करा रहे हो आप, तो कोई ना कोई वेग होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी होगी इसमें पे। अब क्या होगा कि वेलोसिटी मान चलो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है। आगे पहुँची, आगे जब पहुँची तो क्या हो गया, इसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन। बात समझ में आ रही है। तो वेग में परिवर्तन होता जा रहा है कंटिन्यू, एकांक समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, त्वरण। वेग एक जैसा नहीं चलेगा, वेग में परिवर्तन होता रहता है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, त्वरण। बात समझ में आ गई। तो वेग परिवर्तन इधर समझ में आ गई। जैसे कि कोई पिंड आपका, आपने ये कैप ऊपर से नीचे गिराई, तो ये कंटिन्यू नीचे जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे इसका वेग बढ़ता जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, त्वरण।
बात समझ आ रही है? तो त्वरण का आपको फॉर्मूला पता लग गया है, त्वरण का आपको यूनिट भी पता लग गई कैसे होती है, और त्वरण आपकी समझ में भी आ गया है। कि कोई अगर आपको वीडियो संबंधित या कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछना है तो आप कमेंट में लिख देना कि सर ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, या ये चीज़ हमें और समझा दीजिए, या इसके लिए एक नया वीडियो बना दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग? फोर्स की। फोर्स क्या होता है कि एक ये बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल चीज होती है जिसके कारण किसी भी बॉडी की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, यानी कि ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाए। उसकी स्थिति पहले यहाँ थी, अब इसकी स्थिति यहाँ हो गई। बात समझ आ गई? आप बताइए कि जब आप किसी बॉडी की स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें वेग होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? वेग भी होगा, कुछ समय भी लगेगा, और बॉडी में द्रव्यमान भी होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ वेग लगेगा, वेग के बाद आपका कुछ समय भी लगेगा। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही आपका क्या बनेगा? बल। क्या बनेगा आपका? बल, यानी कि फोर्स। बात समझ में आ रही है? पूरा तोड़ के समझा दिया हमने, कैसे वो समझ लो। अब क्या है सीन? मान के चलिए ये बॉडी है, इसे आपने इस दिशा में एक्सीलरेट किया, यानी कुछ एक्सीलरेशन आ गया इसमें। बॉडी में कुछ ना कुछ मास होगा क्या नहीं होगा? इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स। कैसे? फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? F इक्वल टू जो आपका मास है, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर? सामने समझेंगे। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में लिखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर? तो अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी यूनिट का रहता है कि इसकी यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो समझेंगे आप लोग। जो सेकंड पार्ट आपका आगे आता है यूनिट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? सामने देखेंगे। हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो आप हमें ये बताइए द्रव्यमान मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है क्या? होती है या नहीं होती है? चलिए, त्वरण अभी हमने आपको पढ़ाया था। क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? याद है या भूल गए? अभी पढ़ाया था हमने। एकांक समय में वेग परिवर्तन। क्लियर? तो वेग की यूनिट क्या पढ़ाई थी आपको? मीटर प्रति सेकेंड। अपॉन में समय की यूनिट क्या थी? सेकेंड। क्या बन जाएगी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की यूनिट क्या लिखी आपने? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट एक बन गई। क्या एक यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये मात्रक कौन सा है? ये मात्रक आपका है MKS, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। पूरा नाम क्या होता है MKS का? मीटर किलोग्राम प्रति सेकेंड। वो मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर में क्या है? राशि है, किलोग्राम में राशि है, सेकेंड में राशि है। तो ये कौन सी यूनिट हो गई? MKS। ऐसे ही बात करते हैं CGS मात्रक की। किसकी? CGS की। CGS में क्या होगा? किलोग्राम के बदले क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर बदले क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकेंड स्क्वायर अपनी जगह सेकेंड स्क्वायर रहेगा। देखो, C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, ग्राम, S फॉर सेकेंड, सेकेंड। तो CGS प्रणाली का ही मात्रक हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं देते हैं, तो वो डाइन दे देते हैं। ये बेटा दूसरी वाली डाइन है, वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। MKS प्रणाली में हो गया, CGS प्रणाली में हो गया। अब बात करते हैं हम लोग SI प्रणाली में। SI प्रणाली में इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसे आपको बहुत अच्छे से याद कर रखना है। क्लियर? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है? क्लियर? धन्यवाद।
चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके एग्जाम क्वेश्चन की। कि एक क्वेश्चन है एग्जाम में आया था, ये आपका क्वेश्चन आया था 23 अप्रैल को 2017। बच्चों से हमने कहा भी था ये क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों ने तैयार भी किया था और बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। सामने समझिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन एक आया था जिसका नाम था कि 1 न्यूटन बल का CGS प्रणाली में मान है। क्लियर? आपके 4 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? 1 किलोग्राम मीटर। दूसरा ऑप्शन आया था आपका, दूसरा ऑप्शन आया था 1 डाइन। तीसरा ऑप्शन आया था 10 की पावर 5 डाइन। और लास्ट ऑप्शन आया था नन ऑफ अबव। क्लियर? तो जरा एक बार कमेंट करके बताओ कि 1 न्यूटन बल का CGS प्रणाली में मान क्या है। चलिए बताओ फटाफट, एकदम देखते हैं कौन बताता है कमेंट में। मैं कमेंट चेक करूंगा बाद में। 1 न्यूटन बल का CGS प्रणाली में मान क्या है, ये हमने अभी पढ़ाया था बच्चों को। ठीक है, इसमें क्या है, सही ऑप्शन है ये वाला। क्लियर? कैसे है वो समझिए जरा। इसे साफ कर दें क्या? चलिए इसे साफ कर दें। ठीक है, कैसे है वो समझ लो। आप हमें ये बताइए, हमने आपको पढ़ाया था कि 1 न्यूटन बराबर होता है किसके? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, क्योंकि न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जरा ये समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि यदि आपको CGS प्रणाली में बदलना है, किस प्रणाली बदलना है? CGS प्रणाली में बदलना है, तो आप हमें बताइए किलोग्राम को आप किस में चेंज करेंगे? ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। चलिए, मीटर को आप किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर का मतलब सेकेंड स्क्वायर रहेगा। आप बताओ 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5। क्या रहेगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम बताया था हमने, कौन आ जाएगी? पढ़ोगे नहीं तो डाइन। तो द राइट ऑप्शन कौन सा है? 1 न्यूटन बल का मान कितना है? 10 की पावर 5 डाइन। बस एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि 1 न्यूटन का मान कितना है? 10 की। अगर आपकी सारी चीज तैयार है तो आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला पार्ट है। देखो बीच बीच में बताते जाएंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो अपना वीडियो पूरा देखते रहना। ठीक है, बाद में मत चीखते फिरना कि सर हमने पढ़ ही नहीं पाया ये। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आप लोग बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ फोर्सेस की। तो लॉ ऑफ फोर्सेस आपके होते हैं नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्सेस, नंबर सेकेंड लॉ ऑफ फोर्सेस, और नंबर थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स आप पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, सामने देखेंगे। सबसे पहले आपका आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स में क्या बताया गया था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, कैसे? रेस्ट मतलब रुकी हुई है, तो वह रुकी ही रहेगी, यानी कि रेस्ट में ही
रहेगी। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वह बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी। ये पहला नियम है फोर्स का। क्लियर? यानी कि कोई भी वस्तु यदि रुकी है तो वो हमेशा तो मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो वो हमेशा मोशन करती रहेगी। क्लियर? यदि ये मार्कर है, हमने यहाँ से लेके वहाँ फेंक दिया, ठीक है ना, तो ये कुछ समय बाद यहाँ पे रुक जाता है। आप कहेंगे सर कि सर ये तो रुक गया सर, आप तो बोल रहे थे ये मोशन में रहेगी, तो मोशन में ही रहेगी। तो प्यारे बच्चों, एक बात समझिए कि आप अभी पृथ्वी पर हैं, यहाँ पर आपके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटी। हाँ या ना? एक बल कार्य कर रहा है ग्रेविटी। यानी कि आपने यहाँ से कोई पत्थर लिया और फेंक दिया, कुछ समय बाद वो नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक नीचे निरंतर एक बल कार्य कर रहा है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटी। इस वजह से यदि आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष में आप पर कोई भी बल कार्य कर नहीं होगा वहाँ पर, यानी ग्रेविटी वहाँ पे कितनी रहती है? शून्य रहती है। जब कोई बल कार्य नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पर आपकी हर चीज़ जो मोशन में वो मोशन में रहेगी और जो चीज़ रेस्ट में वो चीज़ रेस्ट में रहेगी। बात समझ में आ रही? तो पहला नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना किया जाए, और यदि कोई वस्तु मोशन में है यानी गति में है तो तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना किया जाए। पहला लॉ क्लियर हो गया आपका? चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जब भी बात आएगी आपकी, यानी कि आप बताइए न्यूटन का दूसरा नियम, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें बहुत बढ़िया सी बात हम आपको बताएंगे। इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे आप जब भी आपसे दूसरी कि न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। केवल आपके ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए। और तीसरा आपका एक फॉर्मूला होता है अपना F बराबर ma। कौन सा? F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बस ये चीज तैयार कर लो। जब भी आपसे पूछा जाए न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण। क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। फॉर्मूला एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए इन 3 तरीके से ही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग चलिए थर्ड लॉ ऑफ देखेंगे। थर्ड लॉ, तीसरा नियम क्या है जरा आप देखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें। इसका सिंपल सा है, एक्शन रिएक्शन रूल। क्या है? एक्शन रिएक्शन रूल, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वैसे तो उसकी डेफिनेशन होती है कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। क्लियर? लेकिन आपका तरीका अलग रहेगा पढ़ने का। आप क्या करेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो उसमें आपका सिंपल सा आएगा एक क्वेश्चन, केवल क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बस आप इसे टिक लगा देना, आपका काम खत्म। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर? सिंपल सी चीज़ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन यहाँ लिखाने की इसलिए जरूरत नहीं है आप लोगों, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे कि आप सपोज दैट किसी दीवार में आप अपना हाथ मारते हो, दीवार के एक आपने चाटा मार दिया, तो आपके हाथ में दर्द हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब वहाँ पे न्यूटन का काम कर गया। पता कौन सा नियम? तीसरा नियम, जिसका नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर? तो आज आपने जैसे ही पढ़े क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, अब कल हम आपको कराएंगे इस टॉपिक से आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है कि इस टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है
और आज जो हमने पढ़ाया है इसे घर पे जाकर रिवीजन कर लेना। नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, कुछ दिनों बाद हम एक ऐप लॉन्च करेंगे अगर, तो उसमें हम सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप अपने पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। आपका मेन काम क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता लगे कि हमें आगे वीडियो कंटिन्यू कितने दिन तक रखना है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या है, आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं। मेरी बस भगवान से यही प्रार्थना है। मेहनत हम करेंगे, आप भी बढ़िया से मेहनत करें। शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।